हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रहर आईएएस। सो आज की न्यूज़ एनालिसिस शुरू करते हैं। दैट इज़ 4 सितंबर 2021। तो जो पहली न्यूज़ है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस। जैसा हमने अभी अपना परसों के न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया था कि 9 सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई है। तो दैट वाज हिस्टोरिक बिकॉज 9 जजेस एट अ टाइम, मतलब एक ही बार में 9 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की ओथ ली थी, और दैट इज द बिगेस्ट नंबर एट वन गो। ये सबसे बड़ी थी, अभी तक एक बार में इतने कभी नहीं आए थे। तो आज जो न्यूज़ है वो ये है कि एक्सप्लेनर है दैट एक्सप्लेन्स कि इनकी अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है, हाउ द सुप्रीम कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड। सो लेट्स डिस्कस दैट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न्स द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये दो आर्टिकल हैं जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करते हैं या उनके बारे में और उसकी जो भी प्रोसेस है उसके बारे में बताते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 124 क्लॉज 2 एंड 217 इज फॉर हाई कोर्ट। Under both provisions, President has the power to make the appointment after consultation with such of the judges of Supreme Court and of the High Court in the states as President may deem necessary। तो दोनों provisions के हिसाब से दोनों articles में जो है वो ये है कि President के पास power है, President has the power to appoint with the discussion of Supreme Court के जो previous judges हैं, जो senior judges हैं, उनसे discuss करके, या फिर states के लिए High Court के जो senior judges हैं उनसे discuss करके President appoint करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो आगे देखते हैं 3 जजेस केसेस। 3 जजेस केसेस हैं। उनको जजेस केसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि वो जजेस के अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करते तो उनका नाम रख दिया गया जजेस केसेस। जो पहला केस था 1981 का, 1993 एंड देन 1998। ये 3 जजेस केसेस हैं। और इसमें क्या करते हैं, इस पे इन तीनों केसेस में से जो आज हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कोलोजियम का जो प्रोसेस है वो इन 3 केसेस से इवॉल्व हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द कोलोजियम सिस्टम फॉर अपॉइंटिंग द जजेस। तो ये क्या होता है, कोलेजियम क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस हेडेड बाय सीजेआई वुड मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन हु शुड बी अपॉइंटेड। तो सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस का एक ग्रुप होता है जिसको हेड करते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। वो कुछ नाम सजेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको अपॉइंट करना चाहिए। तो उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो उनको एक्सेप्ट करते हैं या फिर उनको रिजेक्ट भी कर सकते हैं या फिर कोई और सजेशन जो है वो दे सकते हैं। तो these ruling not only shrank the executive say in the proposing a candidate for judgeship but also took away the executive veto power। तो ये जो तीनों जो रूलिंग्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो एग्जीक्यूटिव का जो से था, मतलब जो एग्जीक्यूटिव कौन, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकसभा है या राज्यसभा है, उनका जो पावर थी या फिर उनकी जो वीटो पावर थी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में, उसको बहुत कम कर दिया या फिर कह दीजिए कि खत्म ही कर दिया। और इन माय पर्सनल ओपिनियन दैट्स राइट टू, क्योंकि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट ही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका कोई भी इन्फ्लुएंस रहेगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे या हाई कोर्ट के जजेस पे, तो वो जो भी डिसीजन होगा वो आपके पक्ष में भी ले सकते हैं या फिर अपोजिशन के विपक्ष में भी ले सकते हैं, मतलब एक पार्शियलिटी रहेगी। तो इन तीनों जो जजमेंट से उन्होंने वो पार्शियलिटी को खत्म कर दिया। तो 2014 में जब एनडीए गवर्नमेंट आई तो उन्होंने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाई। तो उसमें क्या किया, उसका जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन से उनका अटेम्प्ट था कि जो कंट्रोल यहाँ खत्म हो गया था, जो एग्जीक्यूटिव का सारा कंट्रोल जो ऊपर मैंने बताया वो खत्म हो गया था, उसको दोबारा से एस्टेब्लिश करने के लिए ये कमीशन बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। लेकिन ऑल्दो द लॉ विच गिव द एग्जीक्यूटिव अ ग्रेटर फुट इन द डोर इन अपॉइंटमेंट हैड सपोर्ट अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी। इस कमीशन के अपॉइंटमेंट को सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने सपोर्ट किया कि हाँ ये होना चाहिए क्योंकि उनका इफेक्ट बढ़ जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ये जो कमीशन है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो उसको उन्होंने स्टक डाउन कर दिया। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज इंडियन एक्सप्रेस। सेकेंड न्यूज इज बनियार मूवमेंट। बनियार मूवमेंट बहुत फेमस एक मूवमेंट है तमिलनाडु में, और बनियार आर एक सबसे लार्जेस्ट या फिर सबसे पावरफुल जो ओबीसी कम्युनिटी है तमिलनाडु की, उनमें से है। तो देखते हैं न्यूज क्या है। विद लोकल बॉडी पोल्स राउंड द कॉर्नर द डीएमके गवर्नमेंट इन तमिलनाडु हैज अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ a memorial in Villupuram to people killed in police firing in clashes in 1987 during a movement demanding reservation for the बनियार community। तो 1987 में एक मूवमेंट हुआ था जिसमें बनियार कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन मांग रही थी। तो उसमें दैट टर्न्ड वायलेंट। तो जो बनियार कम्युनिटी के कुछ लोग थे वो दे वर किल्ड बाय पुलिस फायरिंग। तो उनको प्लीज करने के लिए, जैसे इलेक्शन के टाइम पे ऐसे सारी गवर्नमेंट्स करती हैं, तो लोकल बॉडी इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके टाइम पे उनको प्लीज करने के लिए उनके लिए एक मोन्यूमेंट बनवाया जाएगा, यानी कि स्मारक बनवाया जाएगा
तो उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए। तो देखते हैं मूवमेंट क्या था और बनियार्स क्या है। तो बनियार्स आर, जैसे मैंने बताया, बनियार्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंसोलिडेटेड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन द स्टेट। तो सबसे बड़े और सबसे कंसोलिडेटेड कम्युनिटी में से एक है। दे हैव raised massive protest in the mid 1980s demanding 20% reservation in the state and 2% in the central services। तो 1980s में उन्होंने बहुत massive protest किए थे और डिमांड्स क्या थी कि स्टेट्स में उनको 20% रिजर्वेशन दिया जाए और सेंट्रल सर्विसेज में 2% रिजर्वेशन दिया जाए। तो बनियार का ये जो एजिटेशन था वो कब हुआ था? सितंबर 17 to 23 1987 में हुआ था और ये वायलेंट हो गया था। एटलीस्ट 21 प्रोटेस्टर वर किल्ड, मोस्टली इन पुलिस फायरिंग एंड आल्सो इन क्लैशेस विद मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। तो पुलिस फायरिंग में और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से उनका जो क्लैश हुए थे उसमें 21 के अराउंड लोग मारे गए थे उसमें। तो फिर रिजर्वेशन का क्या हुआ? जो उनकी डिमांड थी उसमें कि जब 1989 में एम करुणानिधि जी की डीएमके गवर्नमेंट जब आई तो उन्होंने उनके जो डिमांड्स थी उसको फुलफिल किया और उनको रिजर्वेशन दिया, 20% रिजर्वेशन। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 क्लासेस बनाई, एक बैकवर्ड क्लास, एक मोस्टली बैकवर्ड क्लास, 2 बनाई थी। और बनियार्स को मोस्टली बैकवर्ड क्लास में रखा गया 107 अदर कम्युनिटीज के साथ विद 20% रिजर्वेशन। उसके बाद 3 डिकेड्स लेटर, 30 साल बाद एआईए और डीएमके गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया और उस बिल को जो अभी करंट डीएमके गवर्नमेंट है उसने इम्प्लीमेंट किया। मतलब बिल पास हुआ था इस गवर्नमेंट में और इम्प्लीमेंट हुआ इस गवर्नमेंट ने। तो उस बिल में क्या है कि जो 20% जो कोटा है जो यहाँ पे दिया गया था, 20% कोटा 107 अदर कम्युनिटीज और बनियार को दिया गया था, यानी कि 108 कम्युनिटीज को। तो उसमें उस 20% में भी 10.5% केवल बनियार्स को दे दिया गया। तो आप समझ सकते कितना इन्फ्लुएंस होगा इस कम्युनिटी का तमिलनाडु में। तो थर्ड न्यूज है लद्दाख एप्रीगोट्स। एप्रीगोट्स क्या होता है कि आपने खाया है या नहीं खाया, इसको खुमानी कहते हैं। तो बहुत अच्छा स्वीट फ्रूट होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है, न्यूट्रिशियस होता है। तो इसको एप्रीगोट को खुमानी कहते हैं और लद्दाख के एप्रीगोट सबसे फेमस माने जाते हैं, सबसे अच्छे इंडिया में और इंडिया के वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो न्यूज में क्यों है? क्योंकि फर्स्ट कमर्शियल शिपमेंट ऑफ एप्रीकोट सोर्स फ्रॉम रीजन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख हैज बीन एक्सपोर्टेड टू दुबई। तो जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो नई बनी उसमें से उसके बनने के बाद जो पहली कमर्शियल शिपमेंट दुबई के लिए एक्सपोर्ट की गई है एप्रीकोट की, तो इसलिए ये न्यूज में है। तो आप देखते हैं लद्दाख एप्रीकोट के बारे में और भी जानते हैं। लद्दाख एप्रीकोट हैव यूनिक सूदिंग टेस्ट एंड टेक्सचर विद हाई शुगर कंटेंट एंड टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स। तो बहुत ही सूदिंग टेस्ट होता है और टेक्सचर होता है जैसा मैंने बताया, और हाई शुगर कंटेंट एंड टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख प्रोड्यूसेस सेवरल वैरायटी ऑफ एप्रीकोट्स आउट ऑफ विच 4 to 5 varieties आर टेकन अप फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन एंड एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट फॉर दीज वेराइटीज। तो जो लद्दाख में बहुत सारे तरीके की या बहुत सारी वेराइटीज हैं एप्रीकोट की, लेकिन उन वेराइटीज में से 4 या 5 वेराइटीज जो हैं वो इंटरनेशनली एक्लेम्ड हैं और उनको कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं और वो बाहर एक्सपोर्ट किया जाता है उनको। फोर्थ न्यूज बायरासियोल पावर स्टेशन। बायरासियोल पावर स्टेशन हिमाचल प्रदेश में एक पावर स्टेशन है और इस ये न्यूज में क्यों है क्योंकि इस पावर स्टेशन ने इंडिजिनसली रिनोवेटेड एंड मॉडर्नाइज्ड इट्स 180 मेगावाट बायरासियोल पावर स्टेशन एंड कमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन। तो जो हमारी एनएचपीसी है, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, उन्होंने खुद से इंडिजिनसली रिनोवेट किया है और मॉडर्नाइज किया है अपने जो 180 मेगावाट का जो बायरासियल पावर स्टेशन है उसको पूरा रिनोवेट करके और मॉडर्नाइज किया गया है। तो देखते हैं, द प्रोजेक्ट जो है बायरासियल वो चंबा में है, हिमाचल प्रदेश, चंबा वैली जो है वहां पर है। और बायरासियल पावर स्टेशन इज एनएचपीसी फर्स्ट पावर स्टेशन विच वॉज अंडर कमर्शियल ऑपरेशन सिंस 1 अप्रैल 1982 एंड हैड कंप्लीटेड इट यूजफुल लाइफ ऑफ 35 ईयर। तो जो ये पावर स्टेशन है बायरासियल वो एनएचपीसी के फर्स्ट पावर स्टेशन में से है जो कि कमर्शियल ऑपरेशन में आया है कब से 1 अप्रैल 1982। तो आप समझ सकते हैं कितना पुराना है और इसने अपनी जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है उसके 35 ईयर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो जब 35 ईयर्स जो कंप्लीट हो गए थे उसके बाद इसको मॉडर्नाइज किया गया, रिनोवेट किया गया। तो उसको करने के बाद अब इसकी लाइफ 25 ईयर्स और एक्सटेंड हो गई है। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज ऑल इंडिया रेडियो। तो आप देख सकते हैं कि कितने वेरिएबल सोर्सेज से हम आपके लिए न्यूज लेके आते हैं। फिफ्थ न्यूज इज जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम। जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक 10 मेंबर्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको श्री अशोक कुमार टंडन हेड कर रहे हैं। अशोक कुमार टंडन कौन है? ही इज अ रिनाउंड जर्नलिस्ट एंड मेंबर ऑफ प्रसार भारती
to take a look at the existing guidelines of journalist welfare scheme of the Ministry of Information and Broadcasting and make appropriate recommendation for changes therein. तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने ये जो 10 मेंबर कमेटी जो बनाई है उसका क्या मैंडेट है, क्यों बनाई है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अभी जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम की जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उनको वो देखें और देखने के बाद अगर उसमें कोई भी चेंजेस हैं उनको रिकमेंड करें। तो ये जो 10 मेंबर कमेटी बनाई गई है, तो देखते हैं क्या है ये आगे। तो डिसीजन क्यों लिया गया? डिसीजन इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट इन द लाइट ऑफ सेवरल चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन द मीडिया इकोसिस्टम इंक्लूडिंग द लॉस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जर्नलिस्ट ड्यू टू कोविड-19 एंड द ब्रॉड बेसिंग और डेफिनेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट। तो मतलब क्या है कि डिसीजन क्यों लिया गया, सिग्निफिकेंट क्यों माना जा रहा है? क्योंकि अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो पहली चीज तो कोविड-19 के चक्कर में बहुत सारे जर्नलिस्ट की डेथ हुई, जो भी ऑन फील्ड जो डेटा लेने जाते थे या फिर रिपोर्टिंग कर रहे थे उनको कोविड-19 से इन्फेक्ट हुए और काफ़ी जो जर्नलिस्ट थे वो उनकी डेथ हुई। और दूसरा जो वर्किंग जर्नलिस्ट की डेफिनेशन है वो पिछले कुछ समय में वो बहुत चेंज हो गई है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो भी बड़े मीडिया हाउसेस के साथ काम कर रहे हैं या फिर बड़े न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं या किसी भी न्यूज़पेपर में काम कर रहे हैं उनको हम जर्नलिस्ट कहते थे। लेकिन अब जब से ये डिजिटलाइज हुआ है, सारी चीज़ें डिजिटल हुई हैं, तो लोग जो न्यूज़ है उनकी बिल्कुल डेफिनेशन ही बदल गई है। अगर जैसे चैनल है कई सारे, स्कूप वूप है, उसमें समदीस करके हैं और बहुत सारे अलग अलग हैं, और द वायर है या फिर द क्विंट है, ऐसे बहुत सारे डिजिटल जो न्यूज़ चैनल या फिर न्यूज़ स्क्रूटनी करने वाले की जैसे कोई भी न्यूज़ सोर्स से न्यूज़ आई तो उसको स्क्रूटनी करने वाले अलग अलग चैनल्स भी हैं। तो उन सबको भी वो भी सब वर्किंग जर्नलिस्ट में आ गए हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ब्रॉड बेसिंग हो गई। तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है। विद द एनेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड ऑफ 2020 द डेफिनेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हैज बीन ब्रॉडन टू इंक्लूड विद इट्स फोल्ड दोज वर्किंग इन बोथ ट्रेडिशनल एंड डिजिटल मीडिया। तो 2020 में जो कोड इनेक्ट हुआ था ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, तो उसके तहत क्या था, जो डेफिनेशन है उसमें ट्रेडिशनल एज वेल एज डिजिटल मीडिया, जैसा मैंने आपको बताया, जो ट्रेडिशनल तो वो जो पहले से अपने न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर वाले वो ट्रेडिशनल हो गए, और डिजिटल मीडिया, इन दोनों को ही इंक्लूड किया गया है डेफिनेशन में। Further, it was also considered necessary to look at the possible parity between accredited and non-accredited journalists from the perspective of welfare and availing of benefits under the scheme। तो ये भी देखा गया कि जो एक्रेडिटेड हैं या फिर नॉन एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं, एक्रेडिटेड जो मतलब बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं या फिर जो वॉलंटियरी जो खुद से कर रहे हैं जर्नलिज्म, उन दोनों को ही जो स्कीम्स हैं वेलफेयर एंड बेनिफिट्स की जो भी बेनिफिट्स हैं वो तो बराबर मिलनी चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसलिए ये कमीशन बनाई गई। द 6 न्यूज ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। तो जो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है उसको 5 स्टार ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिला है फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू पैसेंजर। तो अगर हम देखें कि अगर हम लोग रेलवे में जब जाते हैं या कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो हम एक बचते हैं कि हमें रेलवे का खाना खाना पड़े या फिर स्टेशन पे या ट्रेन के अंदर, तो लोग इस चीज़ से बचते हैं, अपना घर से लेके जाएंगे या खा के जाएंगे या फिर सोचते हैं डेस्टिनेशन पे जाके खाएंगे। तो उस चीज़ को बदलने के लिए या उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है कि वो हाई क्वालिटी एंड न्यूट्रिशियस फूड देते हैं वहाँ पे। तो देखते हैं सर्टिफिकेशन है क्या। ये सर्टिफिकेशन ग्रांटेड बाय फसाई जो है वो इंस्टीट्यूट है, एक फूड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट है जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स है उनको सर्टिफिकेशन देता है। अगर आप देखें कोई भी पैकेज फूड अगर आप खरीदेंगे मार्केट से, उन सब पे फसाई सर्टिफिकेशन लिखा होता है, सर्टिफाइड बाय फसाई। तो ये जो सर्टिफिकेट है ईट रजिस्ट्रेशन वो इसी के द्वारा दिया जाता है रेलवे स्टेशन को। तो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड बाय फसाई टू रेलवे स्टेशन अडेयरिंग टू स्टैंडर्ड फूड स्टोरेज हाइजीन प्रैक्टिसेस दैट सेट बेंचमार्क इन प्रोवाइडिंग सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर। तो फसाई ने कुछ स्टैंडर्ड बना के रखे हैं, किस लिए, क्योंकि टू प्रोवाइड सेफ एंड होलसम फूड टू पैसेंजर। तो अगर उन स्टेशन को कोई भी रेलवे स्टेशन अडेयर करता है या फिर उनको फॉलो करता है, तो अगर वो टोटली फॉलो करता है तब ये सर्टिफिकेट उनको मिलेगा। तो द स्टेशन इज अवॉर्डेड अ सर्टिफिकेट अपॉन अ कंक्लूजन ऑफ अ फसाई एम्पैनल्ड थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी विद रेटिंग from 1 to 5. The 5-star rating indicates exemplary efforts by station to ensure safe and hygienic food to avail to passenger। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो कैसे मिलता है? वो ऐसे मिलता है कि फसाई की एम्पैनल यानी कि हेडेड बाय फसाई एक थर्ड पार्टी ऑडिट होती है, और वो ऑडिट जाके स्टेशन पर जो एजेंसी है वो स्टेशन पर जाके ऑडिट करेगी, चेक करेगी कि सारे फूड आइटम्स अच्छे हैं या सही दे रहे हैं या नहीं दे। अगर वो, और उनकी 1 से 5 तक की रेटिंग होती है, 1 मतलब सबसे लो, 5 मतलब सबसे हाई,
तो जो अगर 5 स्टार रेटिंग किसी को मिली है वो उससे पता चलता है कि दैट इंडिकेट्स कि वो स्टेशन जो है वो अपने पैसेंजर्स को सेफ और हाइजीनिक फूड दे रहा है बेस्ट कंडीशन में, तो दैट मीन्स बाय 5 स्टार रेटिंग। The certification is a part of Eat Right movement, a large-scale effort by FASAI to transform the country's food system to ensure health and sustainable food for all Indians। तो ये जो सर्टिफिकेशन है ईट राइट इंडिया का जो सर्टिफिकेशन है वो पार्ट है, किसका पार्ट है कि फसाई का एक मूवमेंट है। फसाई का मूवमेंट ये है कि वो उनका एफर्ट है कि इंडिया में जहाँ भी फूड आइटम्स मिलते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट में मिले, चाहे स्टेशन पे मिले, चाहे कैंटीन्स में मिले, कहीं भी मिल रहे हों पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, वो इंडियंस के वो जो सेफ हेल्दी या सस्टेनेबल हो, तो उनका ये मूवमेंट है, एक लार्ज स्केल मूवमेंट है, उसी का एक पार्ट है ये सर्टिफिकेशन, ये जो स्टेशन वाला सर्टिफिकेशन है, ईट राइट स्टेशन। सेवेंथ न्यूज इज ग्लू ग्रांट स्कीम। ग्लू ग्रांट स्कीम क्या है कि अभी 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन इंडिया विल किक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव मेजर्स सच एज एकेडमिक क्रेडिट बैंक एंड ग्लू ग्रांट मेंट टू एनकरेज मल्टी डिसिप्लिनरिटी। तो जो 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगी, एक तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक। क्रेडिट क्या होते हैं कि जो बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें या बड़े जो भी कॉलेजेस हैं उसमें क्रेडिट सिस्टम होता है कि आप के इतने क्रेडिट अगर आप स्कोर करेंगे उसी के उन क्रेडिट स्कोर के बेसिस पर आपको प्रमोट या डिमोट किया जाता है। तो एकेडमिक क्रेडिट बैंक का सिस्टम और ग्लू ग्रांट का सिस्टम ये यूनिवर्सिटीज इम्प्लीमेंट करेंगी। तो देखते हैं ग्लू ग्रांट स्कीम है क्या। ग्लू ग्रांट स्कीम है कि अंडर द ग्लू ग्रांट अनाउंस दिस ईयर्स बजट an institution in the same city would be encouraged to share resources, equipment and even allow their students to take classes from each other. This is the first step for multidisciplinarity. Ultimately, faculty will be able to design joint courses and you could see a Delhi University student able to take few classes at IIT Delhi or vice versa. तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है ग्लू ग्रांट स्कीम। की जैसे अगर सेम सिटी में अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, जैसे JNU है, DU है, IIT दिल्ली है। IIT दिल्ली इज नोन फॉर इज टेक्निकल कोर्सेज एंड DU फॉर नॉन टेक कोर्सेज, JNU फॉर नॉन टेक कोर्सेज। तो जैसे कोई DU जैसे अगर हम इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में कुछ जो सब्जेक्ट होते हैं वो नॉन टेक भी होते हैं, जैसे मैनेजरियल जो सब्जेक्ट्स होते हैं या फिर कुछ मोरल साइंस के भी सब्जेक्ट होते हैं, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे कुछ नॉन टेक जो सब्जेक्ट्स हैं वो नॉन टेक सब्जेक्ट यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहले से उसका कोर्सेज हैं। और ऐसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कुछ एक आध सब्जेक्ट जो होता है वो टेक्निकल होता है, तो वो यहाँ पर हैं बेस्ट। तो एक सब्जेक्ट के लिए अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरा एक डिपार्टमेंट, पूरी फैकल्टी और फिर लैब्स बनाए, और इसी तरह अगर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर पूरा सिस्टम बना के चला जाए तो वो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है, ऐसा गवर्नमेंट का सोचना है। तो जैसा क्या होता है कि उस चीज के लिए अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट आके IIT दिल्ली में क्लासेस कर लें और उल्टा IIT दिल्ली के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्लासेस कर लें, और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, केवल यही दो नहीं, जिस इंस्टीट्यूट का जो डिसिप्लिन बेस्ट हो वहां जाके क्लास कर सकता है। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सारे कोर्सेज बनाने से अच्छा है कि जो कोर्सेज जहाँ है उसको वहीं बेस्ट किया जाए, तो जो रिसोर्सेज हैं इससे बच सकते हैं। और फैकल्टी भी ये कर सकते, तो फैकल्टी जो है वो जॉइंट कोर्सेज डिजाइन कर सकती है सारे बच्चों के लिए एक साथ आके, उसी हिसाब से वो प्लान करके वो लोग, अगर सारे इंस्टीट्यूशन आपस में डिसीजन करके ये लोग प्लान करें तो इस चीज को कहते हैं ग्लू ग्रांट। द सोर्स ऑफ दिस न्यूज इज द हिंदू। एज न्यूज महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड। महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड क्यों न्यूज में है? क्योंकि अभी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड पर एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इनॉग्रेट हुआ है। और ये सिस्टम किसने इनॉग्रेट किया है? इट वाज इनॉग्रेटेड बाय कोल इंडिया लिमिटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो देखते हैं कि ये जो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो है क्या। डिजाइन बाय MCL's इनोवेशन सेल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी। द पोर्टल नेम्ड बिहंगम, ये नाम है पोर्टल का। For remote monitoring was created by Mumbai-based startup of drone manufacturing, robotics and automation। एक मुंबई बेस्ड स्टार्टअप है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का, रोबोटिक्स का, ऑटोमेशन का, उन्होंने ये क्रिएट किया है। ये पोर्टल, इसका नाम बिहंगम है। और ये डिजाइन किसने किया है? डिजाइन किया है महानदी कोल लिमिटेड के इनोवेशन सेल और डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी ने। This state-of-art initiative will enable the company to access real-time video through the internet and pave the way for allied पोटेंशियल यूज केसेस ऑफ ड्रोन इन द माइंस। तो इससे क्या मिलेगा? ये जो पोर्टल है इससे क्या होगा कि ये इनिशिएटिव कंपनी को एक्सेस देगा रियल टाइम वीडियो, मतलब जो पूरे कोल फील्ड में क्या क्या हो रहा है उसकी रियल टाइम वीडियो इंटरनेट की हेल्प से, और जो भी अदर यूजेस होंगे ड्रोन्स के माइंस में उन सबको वो रियल टाइम मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो
कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कोल फील्ड्स में, और जो मजदूर हैं वो दब के मर जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा कोई इंसिडेंट जो अनवांटेड इंसिडेंट हो सकते हैं, तो उनको रोका जा सकता है कुछ हद तक, कुछ हद तक क्या बहुत हद तक रोका जा सकता है। तो देखते हैं महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के बारे में कुछ बातें। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड इज वन ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ इंडिया। It was carved out of South Eastern Coalfields Limited in 1992 with its headquarters at Sambalpur. It has its coal mines spread across Odisha. तो जो ये महानदी कोलफील्ड लिमिटेड है वो वन ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है इंडिया की, और ये साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से निकलकर बनी 1992 में, और इसका हेडक्वार्टर जो है संबलपुर में है। इसकी जो कोल माइंस हैं वो पूरे उड़ीसा में फैली हुई हैं। तो MCL जो है वो MCL इज अ फर्स्ट कोल कंपनी टू इंट्रोड्यूस एनवायरमेंट फ्रेंडली सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी इन 1999 में। तो MCL में 1999 में एक एनवायरमेंट फ्रेंडली सरफेस माइनिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था, जो उस टाइम पे सबसे पहला इन्होंने ही किया था। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। तो आज के लिए इतना काफ़ी था। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके हमको बताइए कि वीडियो अच्छी है या नहीं। अगर नहीं भी अच्छी तो भी बताइए कि हम इसमें क्या एडिशन कर सकते हैं, या फिर और भी आपको अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी सोर्सेज या कुछ भी चाहिए तो कमेंट में हमको बताइए। और सबसे अच्छी बात जो हमारी वीडियो की है कि हम एक किसी सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं है कि हम एक न्यूज़ के सारे न्यूज़ को आपको एनालिसिस करके बताते हैं, या फिर किसी वेबसाइट से हम लोग सारे न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, और फिर सारी जो अलग अलग सोर्सेज जैसे ऑल इंडिया रेडियो, PIB वेबसाइट, डाउन टू अर्थ, सारे से मिला के जो हमारी फैकल्टी टीम है वो न्यूज़ को ऐसे एक्सट्रैक्ट करके फिर उनको आपके लिए बना के फिर हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और जो इसकी सब PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रहार IAS, दैट इज़ अ टेलीग्राम चैनल, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड हो जाती है डेली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।